नमस्कार। आकाशवाणी से प्रस्तुत है समाचार संध्या। श्री पुष्कर सिंह धामी ने उत्तराखंड के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। 11 अन्य मंत्रियों ने भी शपथ ग्रहण की। देश में अब तक 35 करोड़ से अधिक लोगों को कोविड टीके लगाए गए। राष्ट्रीय स्वास्थ्य दर सुधरकर 97.09% हुई। देश में कोविड टीके की जांच के लिए 2 और केंद्रीय औषधि प्रयोगशालाएं स्थापित की गईं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल कोविन वैश्विक सम्मेलन में अपने विचार साझा करेंगे। दिल्ली सरकार ने कल से बिना दर्शकों के स्टेडियम और खेल परिसर खोलने की अनुमति दी। राष्ट्र आज स्वामी विवेकानंद की पुण्यतिथि पर उनका स्मरण कर रहा है। शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक कल वर्चुअल माध्यम से निपुण भारत अभियान का शुभारंभ करेंगे। सानिया मिर्जा और रोहन बोपन्ना विंबलडन के मिक्स्ड डबल्स के तीसरे दौर में पहुंचे। यूरो कप 2020 फुटबॉल के सेमीफाइनल मुकाबले तय। इटली, स्पेन, डेनमार्क और इंग्लैंड अंतिम 4 में। समाचार संध्या में धर्मेंद्र के साथ मैं सिद्धार्थ सिंह। 18 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के लिए सरकारी केंद्रों पर निःशुल्क राष्ट्रव्यापी कोविड टीकाकरण अभियान जारी है। युवाओं से आग्रह है कि कोविड रोधी टीका लगवाएं और अन्य लोगों को भी इसके लिए प्रोत्साहित करें। कोविड स्वास्थ्य के लिए खतरा बना हुआ है। ऐसे में एहतियाती उपायों के पालन में कोताही न बरतें। जब तक जरूरी न हो घर से बाहर न निकलें और इन 3 सरल उपायों का पालन करें। मास्क लगाएं, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। कोविड संबंधी जानकारी और मार्गदर्शन के लिए राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर 011239780046 और 1075 पर संपर्क करें। अब समाचार विस्तार से। श्री पुष्कर सिंह धामी ने आज उत्तराखंड के 11वें मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। राज्यपाल बेबी रानी मौर्य ने श्री धामी को देहरादून में राजभवन में पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। मैं पुष्कर सिंह धामी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय उत्तराखंड राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब तक के सिवाय जबकि ऐसे मुख्यमंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। भारतीय जनता पार्टी के विधायक सतपाल महराज, हरक सिंह रावत, बंशीधर भगत, यशपाल आर्य, बिशन सिंह चुफल, सुबोध उनियाल, अरविंद पांडे, गणेश जोशी, धान सिंह रावत, रेखा आर्य और यतीश्वर नंद ने भी नए मंत्रिमंडल में मंत्री के रूप में शपथ ली। श्री धामी राज्य के अब तक के सबसे युवा मुख्यमंत्री हैं। राज्य के पिथौरागढ़ जिले के टुंडी गांव में 16 सितंबर 1975 को जन्मे श्री धामी ऊधम सिंह नगर में खटीमा से 2 बार विधायक चुने गए हैं। श्री धामी ने अपना राजनीतिक जीवन अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से शुरू किया था। राजभवन में शपथ ग्रहण समारोह के बाद नवनियुक्त मुख्यमंत्री ने कहा कि ये जनता और पार्टी की अपेक्षाओं के अनुरूप काम करेंगे। उन्होंने कहा कि उनकी सरकार में आम आदमी की पहुंच होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तराखंड के नवनियुक्त मुख्यमंत्री को बधाई दी है। श्री मोदी ने श्री पुष्कर सिंह धामी और शपथ लेने वाले अन्य मंत्रियों को शुभकामनाएं दी हैं। उन्होंने आशा व्यक्त की है कि वे उत्तराखंड की प्रगति और समृद्धि के लिए काम करेंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और गृह मंत्री अमित शाह ने भी श्री पुष्कर सिंह धामी को बधाई दी है। देश भर में कोविड टीकाकरण अभियान के अंतर्गत अब तक 35 करोड़ 12 लाख से अधिक वैक्सीन डोज दी जा चुकी है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि कल 63,87,000 से अधिक वैक्सीन डोज दी गई। इस बीच कोविड से स्वस्थ होने की राष्ट्रीय दर बढ़कर 97.09% हो गई है। मंत्रालय ने बताया कि कल 52,000 से अधिक रोगी स्वस्थ हुए। इस दौरान 43,000 से अधिक कोविड के नए मरीजों की पुष्टि हुई। हर रोज संक्रमण मुक्त होने वालों की संख्या नए संक्रमितों की तुलना में लगातार 52वें दिन अधिक है। देश भर में अभी तक इस महामारी से 2 करोड़ 96 लाख लोग संक्रमण मुक्त हो चुके हैं। 4,85,350 रोगियों का उपचार चल रहा है।
कल 955 लोगों की कोविड से मृत्यु हुई। इन्हें मिलाकर महामारी से मृतकों की कुल संख्या बढ़कर 4,02,005 हो गई है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया है कि कोविड जांच की क्षमता में बढ़ोतरी की गई है। अभी तक 41 करोड़ 82 लाख नमूनों की जांच की जा चुकी है। कल 18 लाख से अधिक नमूनों की जांच की गई। सरकार ने कोविड टीके की जांच के लिए और 2 केंद्रीय औषधि प्रयोगशाला स्थापित की है। इस समय देश में कसौली में केंद्रीय औषधि प्रयोगशाला है। इसका इस्तेमाल मानव के लिए दवा और टीके की जांच और प्रमाणन के लिए होता है। कोविड-19 महामारी के मद्देनजर और कोविड टीकों का तेजी से उत्पादन बढ़ाने के लिए सरकार ने अतिरिक्त प्रयोगशालाएं स्थापित करने का फैसला किया है। विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अधीन जैव प्रौद्योगिकी विभाग ने पुणे के नेशनल सेंटर फॉर सेल साइंस और हैदराबाद के नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एनिमल बायोटेक्नोलॉजी में 2 प्रयोगशालाएं स्थापित की हैं। इन दोनों का उपयोग टीके की जांच और गुणवत्ता नियंत्रित करने के लिए केंद्रीय औषधि प्रयोगशाला के तौर पर किया जाएगा। ये दोनों केंद्र संक्रामक बीमारियों से संबंधित शोध में अग्रणी रहे हैं। पुणे की प्रयोगशाला को अधिसूचित कर दिया गया है, जबकि हैदराबाद की प्रयोगशाला को जल्दी ही अधिसूचित किया जाएगा। हमारे संवाददाता ने खबर दी है कि प्रधानमंत्री केयर्स फंड के सहयोग से इन दोनों संस्थानों ने थोड़े से समय में ये अत्याधुनिक प्रयोगशालाएं स्थापित की हैं। ये दोनों प्रयोगशालाएं प्रतिमाह टीकों की 60 खेप की जांच कर सकेंगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल कोविन वैक्सीन सम्मेलन को संबोधित करेंगे। राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण ने एक ट्वीट में बताया कि सम्मेलन में प्रधानमंत्री विशेष संदेश देंगे। भारत ने कोविड-19 महामारी के विरुद्ध दुनिया में आम जनता की बेहतरी के लिए कोविन ऐप बनाया है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन कोविन वैश्विक सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे और कोविड-19 पर गठित प्रौद्योगिकी और डाटा प्रबंधन उच्चाधिकार प्राप्त समूह के अध्यक्ष आरएस शर्मा इस अवसर पर मौजूद रहेंगे। ऑनलाइन होने वाले सम्मेलन में दुनिया भर से स्वास्थ्य और प्रौद्योगिकी विशेषज्ञ भाग लेंगे। इसका उद्देश्य कोविड-19 टीकाकरण में कोविन प्लेटफॉर्म के संबंध में अनुभवों को साझा करना है। कोविन प्लेटफॉर्म देश के टीकाकरण अभियान का प्रमुख स्तंभ रहा है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने एक ट्वीट में कहा है कि सम्मेलन में भारत कोविन प्लेटफॉर्म के जरिए टीकाकरण के अनुभव साझा करेगा। मध्य प्रदेश में कल कोरोना संक्रमण के मरीजों में मामूली वृद्धि हुई और 49 रोगियों में संक्रमण की पुष्टि हुई है। संक्रमण दर 0.05% से बढ़कर 0.06% हो गई है। हमारी संवाददाता ने बताया है कि राज्य में उपचाराधीन रोगियों की संख्या घटकर 490 रह गई है। प्रदेश में कल संक्रमण से 12 रोगियों की मृत्यु हुई है, जबकि 61 मरीज संक्रमण से स्वस्थ हुए हैं। राज्य के 52 में से 35 जिलों में कोई नया मामला दर्ज नहीं किया गया है। इंदौर में 9 जबकि भोपाल में 12 नए कोरोना मामले सामने आए हैं। इंदौर में सक्रिय मामले घटकर 94 हो गए हैं, वहीं भोपाल में सक्रिय मामलों की संख्या 99 है। इस बीच कई संगठन कोविड उपयुक्त व्यवहार के प्रति लोगों को जागरूक कर रहे हैं। नो वैक्सीन नो सैलरी और नो वैक्सीन नो एंट्री नियम विभिन्न संगठनों द्वारा लागू किया जा रहा है। पूजा पी वर्धन, आकाशवाणी समाचार, भोपाल। नासिक जिले में कोरोना महामारी की दूसरी लहर ने फरवरी से अप्रैल तक भारी तबाही मचाई। उस समय लोगों को सरकारी या निजी अस्पतालों में ऑक्सीजन बिस्तर उपलब्ध नहीं हो रहे थे। ऐसे समय में नासिक के कुछ युवा एक साथ आए और उन्होंने युवराज श्रीमंत एमपी संभाजी राजे छत्रपति रिलीफ सेंटर स्थापित किया और 200 ऑक्सीजन सिलेंडर खरीदे और लोगों की मदद की। केंद्र के प्रमुख और सामाजिक कार्यकर्ता तुषार जगताप ने इस संबंध में और अधिक जानकारी दी। हमने जिसको चाहिए उसको ऑक्सीजन सिलेंडर आप मांगो हम देंगे, ऐसा उपक्रम हम लोगों ने चालू किया था। उसमें से हमने अनेक लोगों को जो उनको ऑक्सीजन बेड मिलने रहे थे उनके घर पे जाके ऑक्सीजन लगाए। जो लोग हॉस्पिटल के बाहर थे अपने कारों में थे उन लोगों को कारों में जाके हमने ऑक्सीजन सिलेंडर लगाया। इतना अच्छा ये हमारा उपक्रम हुआ कि इसमें हमने कम से कम 300-400 लोगों की जान इसमें बचाई। केरल में कोविड रोगियों की संख्या में बढ़ोतरी होने से आज 12,100 नए मामलों की पुष्टि हुई है। आज कोविड संक्रमण से
76 लोगों की मृत्यु हुई, जिससे राज्य में मरने वालों की कुल संख्या 13,716 हो गई है। 11,551 लोग कोरोना से स्वस्थ हुए हैं। अब राज्य में 1,03,566 लोगों का विभिन्न अस्पतालों में कोरोना का उपचार चल रहा है। इस बीच केरल में सप्ताहांत पूर्ण लॉकडाउन आज भी लागू रहा। ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में पुलिस की कड़ी निगरानी थी और लोगों को आवश्यक सेवाओं के लिए अनुमति दी गई है। सिक्किम में कोरोना महामारी के कारण जारी पाबंदियों को कुछ छूट के साथ 12 जुलाई सुबह 6 बजे तक बढ़ा दिया गया है। कोविड टीके की दोनों खुराक ले चुके पर्यटक राज्य में बिना आरटी-पीसीआर नेगेटिव रिपोर्ट के मेल्ली और रांगपो जांच चौकियों से प्रवेश कर सकेंगे। होटल, गेस्ट हाउस और होम स्टे सुविधा 50% क्षमता के साथ शुरू की जा सकेगी। मॉल और शोरूम को भी कोविड मानकों का पालन करने की शर्तों के साथ अनुमति दे दी गई है। दिल्ली सरकार ने शहर में कल से बिना दर्शकों के स्टेडियम और खेल परिसर खोलने की अनुमति दी है। दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने एक आदेश में कहा है कि स्टेडियम और खेल परिसरों को खोलने में कोविड मानकों का कड़ाई से पालन किया जाना चाहिए। बैंक्वेट हॉल, मैरिज हॉल और होटल में 50 अतिथियों के साथ विवाह समारोह किया जा सकेगा। हमारे संवाददाता ने खबर दी है कि नए आदेश 12 जुलाई से प्रभावी होंगे। दिल्ली सरकार की ओर से जारी दिशा निर्देश के अनुसार सभी सिनेमा हॉल, स्कूल, कॉलेज, कोचिंग इंस्टीट्यूट्स और ऑडिटोरियम बंद रहेंगे। वहीं किसी भी सामाजिक, राजनीतिक, मनोरंजन, धार्मिक समारोह या अन्य किसी भी तरह के काम के लिए लोगों को एक जगह इकट्ठा होने की अनुमति नहीं होगी। इसके अलावा सड़क के किनारे लगने वाले किसी भी साप्ताहिक बाजार पर प्रतिबंध जारी रहेगा। हालांकि इस दौरान सभी मार्केट कॉम्प्लेक्स और मॉल पहले की तरह हर दिन सुबह 10 बजे से रात 8 बजे तक खोलने की अनुमति होगी। दिल्ली मेट्रो और बस 50% क्षमता के साथ चलेंगी। वहीं शारीरिक दूरी का पालन करने के लिए ऑटो, ई रिक्शा, टैक्सी और फटफट सेवा में 2 से ज्यादा यात्रियों के बैठने की अनुमति नहीं होगी। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.com/hindi और हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR पर भी उपलब्ध हैं। हर जोखिम से निकल कर फसल आए, सुरक्षित हो जाए। संकट के समय प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किसानों के लिए वरदान है। अब सूखा पड़े या बाढ़ आ जाए, कोई डर नहीं। अब ओले पड़े या कीट पतंगे फसल खा जाए, कोई फिक्र नहीं, क्योंकि हमने लिया है प्रधानमंत्री फसल बीमा। बुआई से फसल कटाई तक हर जोखिम का दावा, न्यूनतम प्रीमियम पर अधिकतम भुगतान का वादा। योजना से हर साल जुड़ रहे हैं 5 करोड़ से ज्यादा किसान। अब आपकी है बारी। नजदीकी कृषि कार्यालय, सहकारी समिति, बैंक शाखा, अधिकृत बीमा कंपनी या जन सेवा केंद्र में स्वेच्छा से करा सकते हैं पंजीकरण। फसल बीमा पोर्टल या फसल बीमा ऐप द्वारा भी कराया जा सकता है पंजीकरण। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, आपकी फसलों का संपूर्ण सुरक्षा कवच। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। चलो मिलकर एक शुरुआत करें, चलो एक फैसला आज करें, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। चलो एक इरादा करते हैं, चलो कुछ वादा करते हैं, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। आगे बढ़ने से पहले मुख्य समाचारों पर एक नजर। श्री पुष्कर सिंह धामी ने उत्तराखंड के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। 11 अन्य मंत्रियों ने भी शपथ ग्रहण की। देश में अब तक 35 करोड़ से अधिक लोगों को कोविड टीके लगाए गए। राष्ट्रीय स्वास्थ्य दर सुधरकर 97.09% हुई। देश में कोविड टीके की जांच के लिए 2 और केंद्रीय औषधि प्रयोगशालाएं स्थापित की गईं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल कोविन वैश्विक सम्मेलन में अपने विचार साझा करेंगे। दिल्ली सरकार ने कल से बिना दर्शकों के स्टेडियम और खेल परिसर खोलने की अनुमति दी। राष्ट्र आज स्वामी विवेकानंद की पुण्यतिथि पर उनका स्मरण कर रहा है। शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक कल वर्चुअल माध्यम से निपुण भारत अभियान का शुभारंभ करेंगे। सानिया मिर्जा और रोहन बोपन्ना विंबलडन के मिक्स डबल्स के तीसरे दौर में पहुंचे।
यूरो कप 2020 फुटबॉल के सेमीफाइनल मुकाबले तय, इटली, स्पेन, डेनमार्क और इंग्लैंड अंतिम 4 में। भारत के महानतम आध्यात्मिक गुरु स्वामी विवेकानंद की पुण्यतिथि पर आज कृतज्ञ राष्ट्र उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा है। स्वामी विवेकानंद का निधन पश्चिम बंगाल के बेलूर मठ में 4 जुलाई 1902 को मात्र 39 वर्ष की आयु में हुआ था। उनके गुरु रामकृष्ण परमहंस स्वामी विवेकानंद को ध्यान सिद्ध मानते थे। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृहमंत्री अमित शाह ने स्वामी विवेकानंद को नमन किया। श्री नायडू ने कहा कि विवेकानंद जी सशक्त राष्ट्रवादी, दूरदर्शी विचारक, उत्कृष्ट वक्ता और असाधारण आध्यात्मिक गुरु थे। प्रधानमंत्री ने कहा कि उनकी सरकार स्वामी विवेकानंद के दृष्टिकोण को अपना रही है और उसके आधार पर देश प्रगति कर रहा है। स्वामी जी ने जो देश और समाज को दिया, वो समय और स्थान से परे हर पीढ़ी को प्रेरित करने वाला, रास्ता दिखाने वाला। भारत का शायद ही ऐसा कोई गांव हो, कोई शहर हो, कोई व्यक्ति हो जो स्वामी जी से खुद को जुड़ा महसूस न करता हो, उससे प्रेरित न होता। गृहमंत्री ने कहा कि स्वामी विवेकानंद केवल एक व्यक्ति नहीं हैं, बल्कि एक अमर विचार और एक समृद्ध जीवन शैली हैं। स्वामी विवेकानंद को पश्चिम बंगाल में भी भावभीनी श्रद्धांजलि दी जा रही है। शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक कल निपुण भारत अभियान का शुभारंभ करेंगे। इस कार्यक्रम के दौरान निपुण भारत के बारे में एक लघु वीडियो, प्रशंसा गीत और कार्यान्वयन दिशा निर्देश भी जारी किए जाएंगे। इसमें अध्ययन और प्रवीणता पर जोर दिया जाएगा। सभी राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों के स्कूली शिक्षा विभाग के वरिष्ठ अधिकारी और संस्थानों के प्रमुख इस कार्यक्रम में भाग लेंगे। निपुण भारत अभियान की शुरुआत राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को लागू करने के लिए किए जा रहे विभिन्न कार्यों के तहत स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग का महत्वपूर्ण प्रयास है। इस अभियान का उद्देश्य सभी बच्चों को बुनियादी साक्षरता और गणना में प्रवीणता हासिल करने में सक्षम बनाना है। केंद्रीय महिला और बाल विकास मंत्रालय ने मानव तस्करी विधेयक 2021 पर सुझाव और टिप्पणियां आमंत्रित की हैं। इस विधेयक का उद्देश्य व्यक्तियों, विशेषकर महिलाओं और बच्चों की तस्करी को रोकना है। ये विधेयक पीड़ितों को देखभाल, संरक्षण और पुनर्वास की सुविधा उपलब्ध कराएगा। ये उनके अधिकारों को संरक्षण देगा तथा दोषियों को सजा सुनिश्चित करने के अलावा पीड़ितों को कानूनी, आर्थिक और सामाजिक मदद का वातावरण निर्मित करेगा। विधेयक का अंतिम मसौदा तय हो जाने के बाद इसे अनुमोदन के लिए मंत्रिमंडल में भेजा जाएगा और संसद के दोनों सदनों की सहमति के बाद ये कानून बन जाएगा। ये कानून तस्करी के प्रत्येक अपराधी पर लागू होगा। इस विधेयक पर सुझाव और टिप्पणी इस महीने की 14 तारीख तक ईमेल shantanu.brijbasi@gov.in पर भेजे जा सकते हैं। महाराष्ट्र के पालघर जिले में बोईसर महाराष्ट्र औद्योगिक विकास निगम MIDC के तारापुर रासायनिक कारखाने में कल रात हुए विस्फोट में 6 श्रमिक घायल हो गए। भारत केमिकल्स एयर हैंडलिंग यूनिट में विस्फोट रात लगभग 11:30 बजे हुआ। बोईसर MIDC फायर ब्रिगेड के स्टेशन अधिकारी दिनेश अंबोरे ने कहा कि विस्फोट के समय फैक्ट्री में 36 कर्मचारी मौजूद थे। इनमें से 5 को सिर में चोट आई है और उनका बोईसर के संजीवनी अस्पताल में उपचार चल रहा है। एक कर्मचारी को प्राथमिक उपचार के बाद छुट्टी दे दी गई। बोईसर MIDC पुलिस ने दुर्घटना का मामला दर्ज कर लिया है और औद्योगिक सुरक्षा और स्वास्थ्य निदेशालय के अधिकारी इस घटना का दौरा कर अपनी रिपोर्ट सौंपेंगे। महाराष्ट्र विधानसभा का मानसून सत्र कल से मुंबई में शुरू हो रहा है। विधायक भवन में प्रवेश के लिए RT-PCR परीक्षण अनिवार्य कर दिया गया है। विधायकों, अधिकारियों और कर्मचारियों की कोरोना जांच की सुविधा विधानमंडल परिसर में की गई है। शनिवार को कुल 2200 लोगों की जांच की गई। उनमें से 4 लोग संक्रमित पाए गए। आज जिनकी कोरोना जांच की गई है उनकी रिपोर्ट सोमवार तक मिल जाएगी। राज्य के जिलाधिकारियों को पहले ही निर्देश दिए गए हैं कि जो विधायक अपने जिलों में कोरोना जांच कराना चाहते हैं उन्हें आवश्यक सुविधाएं प्रदान करें। असम सरकार ने स्थानीय मुसलमानों के विकास के मुद्दों से निपटने के लिए 8 उप समूहों का गठन करने का फैसला किया है। इनमें स्थानीय मुसलमानों के प्रतिनिधियों को शामिल किया गया है। मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा और स्थानीय मुसलमानों के जाने माने व्यक्तियों की बैठक के बाद आज गुवाहाटी में ये फैसला किया गया।
ये उपसमूह स्वास्थ्य, कौशल विकास, शिक्षा, नारी सशक्तिकरण, सांस्कृतिक पहचान तथा अन्य मुद्दों को देखेंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि उपसमूह का अध्यक्ष मुसलमान समुदाय से होगा, जबकि सदस्य सचिव सरकारी अधिकारी होगा। प्रत्येक उपसमूह 3 महीने के भीतर अपनी सिफारिशें सरकार को सौंप देगा। शिक्षा, महिलाओं, बच्चों और युवा कार्यों से संबंधित 30 सदस्यीय संसदीय स्थायी समिति 3 दिन की यात्रा पर लेह गई है। ये दल भाजपा सांसद डॉक्टर विनय सहस्त्रबुद्धे के नेतृत्व में गया है। केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख विद्यार्थी शिक्षक अनुपात और शैक्षिक बुनियादी ढांचे में सुधार के लिए शिक्षा संस्थानों को मजबूत करने और मौजूदा स्कूलों को सीबीएसई से संबद्ध करने पर ध्यान केंद्रित कर रहा है। ये समिति लेह के विभिन्न सरकारी और निजी स्कूलों का दौरा करेगी। लद्दाख में 907 सरकारी स्कूलों में 22,000 और 112 निजी स्कूलों में 29,000 से अधिक विद्यार्थी हैं। उत्तर प्रदेश में आज समाप्त हो रहे सप्ताह भर के वन महोत्सव के दौरान 25 करोड़ पौधे लगाकर नया कीर्तिमान स्थापित किया। अपने ट्वीट में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि राज्य के लोगों की सक्रिय भागीदारी से ही 25 करोड़ पौधे लगाने का लक्ष्य हासिल किया गया है। 4 दिवसीय वृक्षारोपण अभियान आज समाप्त हो गया और देर रात तक इस अभियान के तहत 25 करोड़ पौधों को लगाए जाने का लक्ष्य प्राप्त कर लिया गया है। इस मौके पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने नवनिर्मित पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर सुल्तानपुर जिले में पौधा लगाया, तो वहीं राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने झांसी जिले में इस अभियान के तहत वृक्षारोपण किया। विभिन्न प्रभारी मंत्री और नोडल अफसर अपने अपने जिलों में पौधारोपण अभियान में शामिल रहे और इस अभियान की निगरानी भी करते रहे। 25 करोड़ पौधे लगाने के लक्ष्य को हासिल करने के लिए किसानों, युवाओं, छात्रों और विभिन्न संगठनों को बड़ी संख्या में मुफ्त पौधे बांटे गए थे। इस अभियान में कोविड संबंधी मानकों का भी कड़ाई से पालन सुनिश्चित किया गया। वन महोत्सव के अंतर्गत राज्य सरकार द्वारा इस साल 30 करोड़ पौधे लगाने का लक्ष्य रखा गया है। योगी सरकार का दावा है कि उनके 4 साल के कार्यकाल में किए गए प्रयासों से अब तक 100 करोड़ पौधे लगाना संभव हो रहा है। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ। गृह मंत्री अमित शाह ने आज कश्मीर के सिख गुरुद्वारा प्रबंधक समिति के एक शिष्टमंडल से मुलाकात की। ये बैठक नई दिल्ली में हुई। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे ट्विटर हैंडल @AIR News हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। कोविड महामारी के दौरान लोगों की सुविधा के लिए बनाई गई राष्ट्रीय स्तर पर कई हेल्पलाइन काम कर रही है। सूचना और प्रसारण मंत्रालय इस बारे में लोगों में जागरूकता बढ़ा रहा है। कोविड संबंधी सवालों के जवाब देने के लिए स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय की हेल्पलाइन है 1075। महिला और बाल विकास मंत्रालय की चाइल्ड हेल्पलाइन है 1098। वरिष्ठ नागरिकों के लिए सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय का हेल्पलाइन नंबर है 14567। मनोवैज्ञानिक सहायता के लिए राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य और तंत्रिका विज्ञान संस्थान निम्हांस का नंबर है 080461100007। आयुष कोविड परामर्श हेल्पलाइन नंबर है 14443 और माई गॉव व्हाट्सएप हेल्प डेस्क नंबर है 9013151515। दुनिया रंग बिरंगी, खट्टे मीठे रसीले समाचारों का सतरंगी खजाना आकाशवाणी पर। खबरें होंगी हटकर, जानेंगे कुछ अलग, हंसेंगे खुलकर, करेंगे सजग। सुनना न भूलें सोमवार और मंगलवार 8 सवेरे तथा शनिवार और रविवार कार्यक्रम परिक्रमा में। ये आकाशवाणी है। टोक्यो ओलंपिक खेलों में अब कुछ दिन ही रह गए हैं। आकाशवाणी से जारी विशेष ओलंपिक श्रृंखला में आज हम बात करेंगे ओलंपिक में भाग लेने वाली महिला तैराक माना पटेल की। अहमदाबाद की 21 वर्षीय बैक स्ट्रोक तैराक माना पटेल एक ऐसा नाम जिसने इतिहास रच दिया। 18 मार्च 2000 को अहमदाबाद में जन्मी माना पटेल ने 13 साल की उम्र में हैदराबाद में 40वीं जूनियर नेशनल एक्वेटिक्स चैंपियनशिप में 200 मीटर बैक स्ट्रोक में और 2019 में बेंगलोर में आयोजित 10वीं एशियाई चैंपियनशिप में 6 पदक जीतकर दिखा दिया कि एक दिन ऐसा भी आएगा जब तैराकी में विश्व स्तर में वो भारत का नाम रोशन करेंगी।
माना अपनी फिटनेस की तैयारियों पर कहती हैं, मैं सुबह 2 घंटे स्विमिंग करती हूँ, 1 घंटे का जिम होता है और फिर शाम को 2 घंटे का स्विमिंग होता है। तो ये हमारा रूटीन है पूरे हफ्ते के लिए। ओलंपिक में क्वालिफाई करने वाली माना ने राष्ट्रीय खेलों में 50 मीटर बैक स्ट्रोक और 200 मीटर बैक स्ट्रोक में स्वर्ण पदक जीते हैं। माना पटेल ने 60वें राष्ट्रीय स्कूल खेलों 2015 में 100 मीटर बैक स्ट्रोक में भी स्वर्ण पदक नीलाम किया। उन्हें 2015 में ओलंपिक गोल्ड क्वेस्ट के लिए चुना गया था। 2018 में उन्होंने 72वीं सीनियर नेशनल एक्वेटिक चैंपियनशिप में 3 स्वर्ण पदक हासिल किए। माना पटेल अब भारत की तरफ से टोक्यो ओलंपिक में पदक के लिए अपनी दावेदारी पेश करेंगी। अपनी ओलंपिक की तैयारियों पर माना का मानना है, बहुत बहुत खुश हूँ क्योंकि मैं ओलंपिक्स में इंडिया को रिप्रेजेंट करने जा रही हूँ। ये हमेशा से मेरा सपना था और अभी ये होने जा रहा है, तो मैं बहुत एक्साइटेड हूँ एंड आई एम वेरी होपफुल कि मेरा परफॉर्मेंस अच्छा रहेगा और मैं अपनी कंट्री का और इंडियन स्विमिंग का नाम रोशन करूँ उधर जाके। भारत की निगाहें अब इस स्वर्णिम तैराक पर होंगी जो टोक्यो ओलंपिक के लिए क्वालिफाई करने वाली भारत की पहली महिला तैराक बन गई हैं। नवीन सक्सेना, स्पोर्ट्स डेस्क। लक्ष्य तेरा सामने है, जीत के है आना। आकाशवाणी समाचार द्वारा शुरू हुए ओलंपिक क्विज में देश के कोने कोने से श्रोता हिस्सा ले रहे हैं। सैकड़ों की संख्या में श्रोताओं ने ईमेल के जरिए जवाब भेजा है। कल के सवाल का सही जवाब भेजा है महाराष्ट्र के ठाणे में रहने वाले विजय चौरे ने और वो बनते हैं हमारे कल के सवाल के विजेता। आकाशवाणी की पूरी टीम की ओर से विजय चौरे को बधाई। आकाशवाणी से बातचीत में विजय ने कहा, ओलंपिक क्विज में भाग लेने के लिए सुनते रहिए स्पोर्ट्स कैन कार्यक्रम। तीर की तरह तू चल, चूके ना निशाना, लक्ष्य तेरा सामने है, जीत के है आना। आकाशवाणी समाचार अपने प्रतिदिन प्रसारित होने वाले कार्यक्रम स्पोर्ट्स कैन में आपके लिए लेकर आया है ओलंपिक क्विज आकाशवाणी समाचार के साथ। इसमें हिस्सा लेने के लिए आपको स्पोर्ट्स कैन कार्यक्रम के दौरान ओलंपिक पर पूछे गए प्रश्न का जवाब देना है। आप अपने जवाब ईमेल कर सकते हैं। पता है airsportscan@gmail.com। विजेता का चुनाव ईमेल के द्वारा सबसे पहले मिलने वाले सही जवाब से होगा। क्विज के विजेता का नाम अगले दिन प्रसारित होने वाले स्पोर्ट्स स्कैन कार्यक्रम और हमारे समाचार बुलेटिन में घोषित किया जाएगा। साथ ही हमारे ट्विटर हैंडल @AIR News Alerts पर भी फ्लैश होगा। इतना ही नहीं, विजेता को भारतीय ओलंपिक टीम की एक जर्सी भी दी जाएगी। तो देर किस बात की, सुनिए स्पोर्ट्स स्कैन कार्यक्रम रोजाना शाम 7:20 पर FM गोल्ड 100.1 मेगाहर्ट्ज और हमारे YouTube चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर। चल, चूके ना निशाना, लक्ष्य तेरा सामने है, जीत के है आना। आकाशवाणी से बातचीत में आज के विजेता विजय चौरे ने कहा, मुझे बहुत खुशी है कि मैं इस ओलंपिक क्विज को जीत सका हूं और मैं नियमित रूप से ऑल इंडिया रेडियो सुनता हूं, खासकर आपका स्पोर्ट्स कैन कार्यक्रम। और मुझे बहुत अच्छा लगा कि आप लोगों ने इस ओलंपिक क्विज का आयोजन किया है, जिससे न सिर्फ हमें खेलों के बारे में जानकारी मिलती है बल्कि हमारी रुचि भी खेलों के बारे में बढ़ती है। इसलिए आप लोगों का बहुत बहुत अभिनंदन। और जो ओलंपिक में 100 से ऊपर लोगों का दस्ता जा रहा है, उनके लिए मैं बहुत बहुत शुभेच्छा दे रहा हूं। मुझे विश्वास है कि वो इस बार ओलंपिक में अपना सबसे अच्छा प्रदर्शन करेंगे और हमारे देश का झंडा ऊंचा करेंगे। जय हिंद। यूरो कप फुटबॉल टूर्नामेंट के सेमीफाइनल मुकाबले तय हो गए हैं। मंगलवार को पहले सेमीफाइनल में स्पेन का मुकाबला इटली से और बुधवार को दूसरे सेमीफाइनल में इंग्लैंड का सामना डेनमार्क से होगा। क्वार्टर फाइनल में कल इंग्लैंड ने यूक्रेन को 4-0 से और डेनमार्क ने चेक गणराज्य को 2-1 से हराया। इससे पहले इटली ने बेल्जियम को 2-1 से और स्पेन ने स्विट्जरलैंड को 3-1 से हराया था। विंबलडन टेनिस टूर्नामेंट में भारत की सानिया मिर्जा और रोहन बोपन्ना की जोड़ी मिक्स्ड डबल्स के तीसरे दौर में पहुंच गई है। दूसरे दौर में इस जोड़ी ने ब्रिटेन की एमिली वेबले स्मिथ और आइडन मैकह्यूज को लगातार सेट में 6-3, 6-1 से पराजित किया। अगले दौर में उनका मुकाबला जियां जूलिया हुजी और आंद्रिया क्लेपाच से होगा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। श्री पुष्कर सिंह धामी ने उत्तराखंड के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। 11 अन्य मंत्रियों ने भी शपथ ग्रहण की। देश में अब तक 35 करोड़ से अधिक लोगों को कोविड टीके लगाए गए। राष्ट्रीय स्वास्थ्य दर सुधरकर 97.09% हुई। देश में कोविड टीके की जांच के लिए 2 और केंद्रीय औषधि प्रयोगशालाएं स्थापित की गईं।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल कोविन वैश्विक सम्मेलन में अपने विचार साझा करेंगे। दिल्ली सरकार ने कल से बिना दर्शकों के स्टेडियम और खेल परिसर खोलने की अनुमति दी। राष्ट्र आज स्वामी विवेकानंद की पुण्यतिथि पर उनका स्मरण कर रहा है। शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक कल वर्चुअल माध्यम से निपुण भारत अभियान का शुभारंभ करेंगे। सानिया मिर्जा और रोहन बोपन्ना विंबलडन के मिक्स डबल्स के तीसरे दौर में पहुंचे। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।